या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमने पिछली क्लास में पांडुलिपियों के वंश वृक्ष के विषय में चर्चा की और देखा कि हम उन पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बना करके जो है पता कर सकते हैं कि वह जो प्रति हमें मिल रही है वह किस प्रति से प्रति की गई है अथवा किस परंपरा की है, किस वंश की है। और जो है उनमें तो उसके कुछ हमने साधन, कुछ जो टेक्निक जो थे उन पे चर्चा की, जिसमें कि कुछ मिलने वाले पतित पाठों के आधार पर, पाठ वेदों के आधार पर, लेखक प्रतिलेखक की लेखन शैली के आधार पर और वो अक्षरों की बनावट के आधार पर हम एक निर्णय कर पाते हैं कि वो प्रत किस प्रत से कॉपी हुई होगी। और वंश वृक्ष बनाने लेने के बाद हमें संपादन में जो है बड़ा ही सहयोग मिल जाता है। उससे हमें कौन पांडुलिपि पहले की है, कौन बाद की है, ये भी, इसका भी जो है हमें आइडिया आ जाता है। तो इन सब चीजों पर हमने कल चर्चा की। आज हम देखेंगे कि भाई हमने पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बना लिया, पांडुलिपियों का कॉलेक्शन सीट बना करके फिर उसमें से पाठ भेदों का चयन कर लिया, या कॉलेक्शन सीट में हमने पाठ को लिख लिया। उसके बाद पाठालोचन प्रक्रिया, किस प्रकार से पाठों का आलोचना की जाए, कौन पाठ शुद्ध है, कौन अशुद्ध है, इसके विषय में कैसे विचार किया जाए, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो यहाँ पाठालोचन या पाठ अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसमें कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हैं जिन पर चर्चा की जाती है। तो पहला है पांडुलिपि या ग्रंथ संग्रह। सबसे पहले जो है वो पांडुलिपि या फिर जो है ग्रंथ का संग्रह, इस विषय इसको हमें देखना होता है। तो इसके तहत किसी पुस्तक का पाठालोचन करते समय सर्वप्रथम उस पुस्तक संबंधी प्रकाशित एवं अप्रकाशित हस्तलिखित सामग्री का संकलन कर लेना चाहिए। सबसे पहले जब हम किसी ग्रंथ का पाठालोचन करने जा रहे हैं, किसी ग्रंथ पर काम करने जा रहे हैं, तो हमें उसकी कितनी कॉपियां मिलती है और उसकी प्रकाशित उसके जो है कुछ सामग्री मिलती है क्या, कोई टीका प्रकाशित उसकी हुई हो, मूल प्रकाशित ना हुआ हो, अथवा उसका कोई ट्रांसलेशन कहीं से प्रकाशित हुआ हो, अथवा कुछ अन्य ग्रंथों में उसके कहीं उद्धरणों के रूप में श्लोकों का कहीं उल्लेख हुआ हो, या किसी विद्वान ने अपने कोई ग्रंथ की प्रस्तावना में उस ग्रंथ के विषय में कुछ लिखा हो। तो अर्थात उस ग्रंथ से संबंधित जो भी हमें प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री मिलती है, किसी ने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो, उस सब को हमें जो है संकलित करना चाहिए, एकत्रित करना चाहिए। जहां जहां भी उक्त ग्रंथ से के प्राप्त होने की संभावना हो, वहां स्वयं जाकर या पत्र व्यवहार द्वारा सूचनाएं एकत्र कर लेनी आवश्यक होती है। और देखिए, एक ही पांडुलिपि है, वो कई भंडारों में हो सकती है, तो उसकी जानकारी हमें जिस जिस भंडार से भी जानकारी मिलती, हमें उस पांडुलिपि के होने की जानकारी मिलती है, उस भंडारों से हमको संपर्क करना चाहिए। हम मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, अथवा उस भंडार में जा करके हम जो है पता कर सकते हैं कि वो मैन्युस्क्रिप्ट है कि या नहीं है। यदि है तो उसे हमें वहां से उसकी कॉपी ले लेनी होती है। ये जो है
जब भी कोई विद्यार्थी रिसर्च कर रहा है पांडुलिपि पे, तो ये प्रथम सोपान है। उसे कोई एक ग्रंथ, एक पांडुलिपि कहीं से मिल गई, तो उससे संबंधित जानकारियां कुछ पुस्तकों की जो है उस विषय से संबंधित कुछ पुस्तकों को, प्रिंटेड पुस्तकों को देखेंगे तो उनकी प्रस्तावना में अथवा उसकी ग्रंथ सूची में कुछ जानकारी मिल सकती है। उसके अलावा कुछ कैटलॉग देखने से, कुछ अन्य अन्य भंडारों के कैटलॉग देखने से, कैटलॉगोरम देखने से हमें जो है जानकारियां मिल जाती हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी बहुत सारे जो है पांडुलिपियों के संबंधित जानकारियां मिलने लगी है। तो हम ऑनलाइन टूल्स के माध्यम से भी उन अपने जो ग्रंथ हैं उनको सर्च कर सकते हैं। कुछ विदेश की लाइब्रेरियों को भी देखना चाहिए, विशेष रूप से लंदन, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो है कई सौ वर्ष तक अंग्रेजों का शासन रहा, और बहुत सारे ग्रंथ जो हैं उस समय अच्छे अच्छे ग्रंथ जो हैं लंदन गए हैं। तो वहाँ की जो ऑक्सफोर्ड की लाइब्रेरी है और अन्य जो म्यूजियम वगैरह हैं, वहाँ की भी वेबसाइट वगैरह पे हमें उनके कैटलॉग देख लेने चाहिए। कई बार वो पांडुलिपि की ऑनलाइन कॉपी भी मिल जाती है, हम लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा हमारे कई विद्यार्थियों को ऐसा हुआ है कि उनको एक कॉपी बड़ोदरा से मिली और दूसरी कॉपी जो है पेंसिल्वेनिया से मिली, और वो ऑनलाइन थी तो वहां से ऑनलाइन हमने डाउनलोड कर ली, तो उसके पास दो ग्रंथ हो गए, आराम से समीक्षात्मक संपादन हो जाएगी। और सूचना सूचना एकत्र करने के बाद उन ग्रंथों को उन उन स्थानों से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कहीं से आपको मूल प्रति मिलेगी, हो सकता है कहीं से मूल प्रति मिल जाए, तो कहीं से फोटोकॉपी। मूल प्रति मतलब कि वो जो मूल पांडुलिपि है उसका स्कैन किया हुआ आपको मेल में मिल सकता है, तो बिल्कुल मूल जैसा ही आपको वहां दिखाई देगा। कोई भंडार स्कैन कॉपी नहीं देता या उसने स्कैन नहीं किया है तो वो आपको उसकी जेरॉक्स दे देगा। और कहीं पर जो है प्रतिलिपि करता, फोटोकॉपी या कहीं से किसी प्रतिलिपि कर्ता द्वारा प्रतिलिपि तैयार की हुई, कोई कई बार ऐसा भी होता है किसी व्यक्ति के जो है पर्सनल संग्रह में वो पांडुलिपि है, और वो बहुत समय से चाह रहा था कि इस ग्रंथ का प्रकाशन हो, स्वयं नहीं कर पा रहा था, कोई प्रकाशन करने वाला नहीं मिल रहा था। किसी रिसर्च स्कॉलर ने उसके सामने प्रस्ताव रखा कि भाई देखिए, मैं इससे संबंधित दो तीन पांडुलिपियों का मैंने संकलन कर लिया है और आपकी ये एक कॉपी चाहता हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है कि वो व्यक्ति उसके सम्मान में मूल प्रति भी दे देता है, ठीक है आप ये मूल कॉपी ले जाइए, आप इसको कैसे भी करके संपादित प्रकाशित कर दीजिए, तो आपको मूल प्रति भी मिल सकता है। या फिर माइक्रोफिल्म में भी मिल सकती है, क्योंकि पहले क्या था कि पांडुलिपियों को जो है स्कैन करके माइक्रो फिल्म में जो है सुरक्षित रखा जाता था। यही एक फ्लॉपी बोलते हैं, फ्लॉपियों में कॉपी करके रखा जाता था, वही परंपरा थी, और कोई सीडी डीवीडी नहीं थे। फिर बाद में जब सीडियां आ गई तो उनको जो है फ्लॉपी से सीडी में कॉपी कर लिया गया, और बाद में डीवीडी में कॉपी करके करके रखा जाने लगा। अभी तो डीवीडी का जमाना भी चला गया, अभी पेन ड्राइव वगैरह में, गूगल ड्राइव में या क्लाउड स्टोर में उन चीजों को जो है या फ्लॉप उसमें 1 TB का या 2 TB का जो ये आता है डेटा स्टोर करने के लिए, उसमें जो है स्टोर करके रखा जाता है। तो इस कारण से हुआ क्या, बहुत सारे ग्रंथ जो है फ्लॉपी उनकी बनी थी ग्रंथ भंडारों की स्कैन करके, बाद में वो फ्लॉपियां 5 साल 10 साल तक रखी रही, उसके बाद किसी ने कंप्यूटर में लगा के देखा तो पता चला खुल ही नहीं रही है। तो भंडारों को जो है ये जो वैज्ञानिक साधन है, इन वैज्ञानिक साधनों को के साथ अपने भंडारों को अपडेट करते रहना चाहिए। ये साधन भी अपडेट होते हैं, उसी प्रकार से तो भंडारों को भी उन्हें अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे कि वो चीजें उनकी दोबारा मेहनत करनी ना पड़े। फिर क्या हुआ, जब फ्लॉपी जैसे कि
जैसलमेर का भंडार था। जैसलमेर के भंडार का यही हुआ, जो फ्लॉपी या जो है वो फ्लॉप हो गई। फिर से फिर वो जो है उसकी पुण्य विजय जी महाराज साहब, पुण्य विजय जी महाराज साहब नहीं, यशो विजय जी नहीं, अ, मुझे याद नहीं आ रहा उनका तो। पुंडरीक विजय जी महाराज साहब ने अभी उनका दोबारा से स्कैन कराया जैसलमेर भंडार के कृतों को। और तो अनावश्यक रूप से जो है 2 बार 3 बार खर्चा होने की संभावना रहती है, यदि आप अपने भंडार को समय समय पर अपग्रेड, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेंगे तो। इस प्रकार ये किन कारण ग्रंथों का संग्रह करना चाहिए, चाहे माइक्रो फिल्म से मिले या जहां से भी कॉपी मिले, हमें जिस ग्रंथ पर काम कर रहे हैं उसकी जितनी कॉपियां या उससे संबंधित जितनी सामग्री मिलती है, हमें उस सामग्री को संकलित कर लेना चाहिए। फिर है तुलना। संकलन के बाद पाठों की तुलना करनी है। इसके बाद प्राप्त पाठों के पाठ की पारस्परिक तुलना करनी चाहिए। परस्पर जो है उन पाठों को हमें तुलना करना होता है। कौन पाठ अधिक शुद्ध है, कौन भाषा की, लिपि की, मात्रा की दृष्टि से, पाठ के अर्थ की दृष्टि से कौन पाठ शुद्ध है। और तुलना करने के लिए पहले सभी ग्रंथों को कालक्रम अनुसार लगा लेना चाहिए। अब ग्रंथों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप उन ग्रंथों को कालक्रम अनुसार जो है वो उनको आप सजा लीजिए। कालक्रम अनुसार मतलब जो सबसे पहला, उसके बाद का, उसके बाद का। प्राचीनतम जो कॉपी है उसको सबसे पहले रखिए, उसके अनुसार आप क्रम वाइज उनको आपको लगा लेना है, सजा लेना है, सेट कर लेना है। और इसके बाद प्रत्येक ग्रंथ को एक संकेत नाम दे देना चाहिए। फिर हम उन ग्रंथों को संकेत नाम दे दें। संकेत नाम कैसे देंगे कि उसको ग्रंथ भंडार के नाम से दे सकते हैं, या अथवा उसको उस स्थान विशेष के नाम से नाम दे सकते हैं, अथवा MS1, MS2, MS3 ऐसा नाम भी दे सकते हैं। पांडुलिपि 1, पांडुलिपि 2, पांडुलिपि 3। इससे ग्रंथ के पाठ संकेत देने में सुविधा रहती है। तो इससे क्या होता है कि वो पाठ हो, जब पाठ वेद लिखेंगे तब आपको शॉर्ट नाम देने में आपको कम मेहनत, कम समय लगेगा, कम स्थान में आपका काम हो जाएगा और सुविधा रहेगी, तथा समय स्थान की बचत होती है। संकेत नाम किस प्रकार रखा जाए, इसे संकेत प्रणाली के द्वारा समझना होगा। अब संकेत नाम कैसे रखना है, तो उसके लिए संकेत प्रणाली बताई गई। संकेत प्रणाली क्या है कि ग्रंथ का नाम संकेत देने की अनेक प्रणालियां हैं। संकेत में सूक्ष्म में उस ग्रंथ का नाम संक्षेप में देने के लिए कुछ प्रणालियां बताई जा रही हैं, जिसमें क्रमांक प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी आधार ग्रंथों को क्रमवार काल क्रम अनुसार सूचीबद्ध करके उन्हें जो क्रमांक दिया जाए उन्हें ही ग्रंथ संकेत मान लिया जाए। क्रमांक दे दें, MS1, MS2, MS3, MS4, MS5। जो सबसे पहले की है उसको MS1 दे दिया, तो उसी नाम से आप MS1 में ऐसा पाठ है, 2 में ऐसा पाठ है, 3 में ऐसा पाठ। या फिर जैसे जयपुर वाली प्रत को 1 नंबर दिया, बीकानेर वाली प्रत को 2 नंबर दिया, 3 नंबर जो है आगरा वाली प्रत को दिया। और जब जब हम प्रति संख्या 2 का उल्लेख करेंगे तब तब आपको वो बीकानेर वाली प्रति ऐसा पढ़ना है। तो इसका अभिप्राय हुआ कि बीकानेर वाली प्रति। क्रमांक संकेत देते समय ग्रंथ का विवरण भी देना चाहिए। इसके साथ उदाहरण स्वरूप पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ है, उसकी एक प्रति को डॉक्टर सत्येंद्र जी ने आधार मानकर विस्तृत परिचय दिया है। संक्षेप में प्रति के परिचय में निम्नलिखित बातों पर ध्यान जो है दिया जाना चाहिए। तो क्या पांडुलिपि की प्रति के प्राप्ति स्थान एवं जिसके पास वह प्रति है उस व्यक्ति का परिचय। पांडुलिपि का परिचय देते समय आपको जहां से वो ग्रंथ प्राप्त हुआ है उस स्थान का परिचय अथवा जिस व्यक्ति से प्राप्त हुआ है उसका भी उल्लेख, नामोल्लेख करना चाहिए। प्राप्त प्रति की वस्तु स्थिति
क्या वह पूर्ण है, अपूर्ण है, पृष्ठ कटे हैं या दीमक आदि द्वारा काटा हुआ है, प्रति पृष्ठ कितनी पंक्तियां हैं, प्रति पंक्ति कितने शब्द हैं अथवा कितने अक्षर हैं, स्याही का रंग क्या है, कागज कैसा है, सचित्र है या सादा है, और चित्र है तो कितने हैं, छंद है तो उसमें कितने छंद हैं, छंद संख्या कौन कौन से छंदों का उल्लेख किया गया है, क्या लेख स्पष्ट है, जो लिखा हुआ है वो क्या वाच्य सुवाच्य है, स्पष्ट लिखा हुआ है, ग्रंथ का आकार वो कितने फुट का है अथवा कितने इंच का है, कितने सेंटीमीटर का है, प्राप्ति का उपाय, कैसे आपको वो ग्रंथ प्राप्त हुआ, पुष्पिका, तो पुष्पिका ग्रंथ के अंत में होगी, पुष्पिका वाक्य में क्या लिखा हुआ है, कौन संवत का कौन विद्वान का उल्लेख किया हुआ है वो, और ग्रंथ रचना का इतिहास आपको पुष्पिका से मिल जाएगा। पाठ परंपरा तथा पाठ विषयक उल्लेखों की बातें, पाठ परंपरा, पाठ किस प्रकार के चल रहे हैं अथवा उन पाठों के विषय में उसने कहीं कुछ और उल्लेख किया है क्या, वर्तनी भेद के उदाहरण, वर्तनी भेद में वो जो है उदाहरण आपको मिलेंगे, किस किस अक्षरों में वो लिपिकार वर्तनी भेद करता है, गलत अक्षर का प्रयोग करता है, तो ऐसे उदाहरण जो है हर जगह यदि ऐसे वो प्रयोग हो रहा है तो आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। वर्तमान शोध की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ का महत्व आदि, और उस ग्रंथ का क्या महत्व है वो भी लिखना चाहिए। तो आप अर्थात जब ग्रंथ का आप कोई प्रस्तावना लिख रहे हैं, ग्रंथ का जो संपादन कर रहे हैं, तो उसकी प्रस्तावना में आप इसका भूमिका में इसका उल्लेख करेंगे। मैं इन चीजों को थोड़ा सा बोर्ड पर लिख करके बताता हूँ आपको। देखिए आपको कोई प्रति कोई वस्तु मिल गई, तो मिल जाने के बाद उसके बाद चाहे एक इकट्ठा पाठ वेदों को भी आपने निकाल लिए और आपने जो है ग्रंथ को समझा लिया। तो ग्रंथ का सबसे पहले आप उसकी भूमिका लिखेंगे और उस भूमिका में आपने क्या क्या इस प्रकार से प्राप्ति था, भंडार प्राप्ति, और पांडुलिपि को आपने क्या क्या नाम दिए, इन सब चीजों का उल्लेख करना होता है। और तो आपने पहले तो ये है कि भाई पांडुलिपि का नामकरण कर लिया आपने कि आपको जैसे 4 पांडुलिपियां मिली है, जिस वैसे सबसे अच्छा ये है कि जिस भंडार से आपको पांडुलिपि प्राप्त हुई हो उस भंडार का नाम आप उस ग्रंथ उस पांडुलिपि को दे दीजिए संक्षेप में। जैसे हमको अति खाना से पांडुलिपि मिली, तो उसको जो है अति खाना जयपुर, उसको पी जे जे ऐसा नाम दे दीजिए। और आपकी जो ये होगी भूमिका होगी, भूमिका में आप परिचय में लिखिएगा कि हमने पुथी खाना की पांडुलिपि को पीजे नाम दिया है, जिससे कि आ, वहां पढ़ने वाला का वहां जो है वो स्पष्ट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका पुथी खाना जी। दूसरी पांडुलिपि जैसे हमको मिली आपके लाडनू से, तो लाडनू यूनिवर्सिटी है, एल एल यू कर दीजिए, तो इसको नाम दे दीजिए लाडनू यूनिवर्सिटी। ओके। और एक आपको कोवा भंडार से मिली, कि कोवा को ये भी कोवा गुजरात में है, कोजा कोवा गांधीनगर में है, तो के जी, ठीक है उसको के दीजिए कोवा गांधीनगर, या कोवा गुजरात, जो भी नाम, अर्थात इस प्रकार से आप पांडुलिपियों को नाम दे लीजिए। तो होगा क्या, जब पाठ वेद आपके निकल करके आएंगे तो आप फुटनोट में जो नीचे में आप फुटनोट देंगे उस पाठ के नीचे, जिस पांडुलिपि में आपका कोई पाठ वेद है, जैसे इसमें लागू
पांडुलिपि में अलग पाठ लिखा है, तो 1 नंबर डालिए। 1 नंबर जहाँ जो मूल टेक्स्ट चल रहा है वहां 1 नंबर फुटनोट डाल दीजिए, 1 नंबर यहाँ लिखिए, और फिर आप जो है उस पाठ को लिख दीजिए। पाठ जैसे कि मूल टेक्स्ट में पाठ था लब्धि, लब्धि पाठ था, और जो है ये लाल उपलब्धि मिला, उपलब्ध मिला। तो यहाँ आप उपलब्ध करके 1 नंबर में उपलब्ध करके और इसके आगे जो है दे दीजिए एल, अर्थात लॉर्ड एल एमएस भी कर सकते हैं, लाडलू की मैन्युस्क्रिप्ट, या फिर 1 नंबर LUMS यानी कि लाडलू की पांडुलिपि डैश और उस पाठ को लिख लीजिए। ऐसे दोनों तरह से, ये चाहे वो मैन्युस्क्रिप्ट का नाम पहले लिख दीजिए या बाद में लिख दीजिए। इस प्रकार से आप पाठ वेदी को अपने टेक्स्ट में दर्शा सकते हैं। ओके, और प्रतियां जो है आपने जो प्राप्त कर ली है, उस प्रति का जब परिचय लिखेंगे आप, तो वो प्रति किस आपकी मैन्युस्क्रिप्ट किस चीज पे लिखी हुई है, आप कैसे लिखेंगे कि जो है जैसे कि योग निरुक्ति पे आप काम कर रहे हैं, तो आप कहेंगे, आप उसमें लिखेंगे कि मैं 14वीं शताब्दी की योग निरुक्ति की एक प्रति मुझे गोवा से मिली, एक 16वीं शताब्दी की प्रति पोथी खाना जयपुर से मिली, एक प्रति मुझे इलाहाबाद से मिली, गंगानाथ झा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भंडार से मिली। तो आप उनको बता दें कि मैंने इलाहाबाद की पोथी को जो है जो गंगानाथ झा संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको जो है GS नाम दिया मैंने, लाडलू की जो है कोबा की प्रति को के या के भी नाम दिया, जो भी नाम दिया हो ये। फिर आप कौन कौन सी मैन्युस्क्रिप्ट किस साधन पे लिखी हुई उसका भी उल्लेख करना है कि कोबा की प्रति मुझे ताड़पत्र पर लिखी हुई मिली, गंगानाथ झा की प्रति मुझे कागज पर मिली, और या जो है या फिर एक एक भंडार की प्रति का पूरा उल्लेख करते चले जाइए कि मुझे एक प्रति कोबा से मिली जो इस समय की है, जो कागज पर या ताड़पत्र पर इस पे लिखी हुई है, और इसकी इसकी स्थिति बड़ी अच्छी है, अथवा उसने उसको बीच बीच में दीमक ने कहीं उस पर कागजों को काटा है, खा लिया है, तो दीमक भक्षित प्रति है, बीच बीच में पाठों को कीड़े ने सिल्वरफिश ने खाया हुआ है, सुवाच्य है, वो नागरी लिपि में है, जिस लिपि में उस लिपि का उल्लेख कीजिए, और प्रत्येक पेज की साइज लिखिए कि भाई इस पेज की साइज 9x4 है, 9 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा है, और वो जो है कागज ज्यादा पुराना होने के कारण पीला पड़ गया है, और प्रत्येक जो कागज प्रत्येक पेज में टोटल 9 लाइनें लिखी हुई हैं या 13 लाइन पंक्तियां लिखी हुई हैं, हर एक पंक्ति में 40-40 अक्षर लिखे हुए हैं। तो अक्षर गिन लेने का, लाइन गिन लेने का, कितनी लाइनें हैं पर पेज में, कितने अक्षर हैं, बीच में मध्य पुलिका बनी हुई है, पेज नंबर डालने के लिए जो है अंक स्थान चित्र स्थान पर हाशिया में चित्र बनाया हुआ है, और कई कई पाठ संशोधित किए हुए हैं, पाठ संशोधन के जो है चिन्ह उसमें मिलते हैं, संशोधित पाठों को मार्जिन हाशिया में लिखा हुआ है, और जो है फिर लिपिकार की कुछ विशेषताएं हैं कि उसके अक्षर बहुत सुंदर है, अथवा वो जो है तालव्य स्वर के स्थान पर दंत स का प्रयोग करता है, अथवा वो कोई अक्षर को ठीक से बनाना, क्षत्रिय क्षत्रिय लिखना है, ये जो छात है क्षत्रिय, इसके स्थान पर छाता वाले अक्षरों का प्रयोग करता है। तो उस पांडुलिपि को पढ़ते समय, लिप्यंतर करते समय उसमें जो भी विशेषताएं मिले, जो भी आपको उसमें कमियां मिले, सबका उल्लेख आप जो है अपने प्रस्तावना में कर देंगे। इस प्रकार से सभी पांडुलिपियों के जो है विवरण आपको दे देना है, कोई पांडुलिपि पूर्ण है, कोई अपूर्ण है, किस भंडार से मिली, किसके सहयोग से मिली, और उसके लिए जो है जो भी आपने प्रयास किया हो, और किसकी सूचना से आपको प्राप्त हुई, जो भी है आप सारी सूचनाएं वहां
लिख सकते हैं। और फिर उसकी जो पुष्पिका है, कोलोफोन अथवा पुष्ट कोलोफोन में किस संवत का उल्लेख है, किन विद्वानों के नाम उल्लेख हैं, या किन अन्य और ग्रंथों के नाम उल्लेख है, और जितने भी आपको वहां कुछ नाम मिलते हैं इनका भी आपको अपने जो है प्रस्तावना में, भूमिका में, उस कृत के परिचय में सब लिख देना होता है। तो उससे क्या होगा, कोई भी व्यक्ति जब उसको, उस ग्रंथ को देखेगा तो उसकी सारी सूचनाएं वहां से आपको उसको मिल जाएगी भूमिका से। ओके। सर, प्रति उपाय और ग्रंथ रचना के इतिहास में क्या? क्या कह रहे हैं आप, फिर से बोलिए। ग्रंथ रचना का इतिहास, सर, प्राप्ति प्राप्ति और उपाय। जी, प्राप्ति उपाय में क्या है? प्राप्ति प्राप्ति उपाय का मतलब है कि वो पांडुलिपि को प्राप्त करने के लिए आपको क्या क्या उपाय करने पड़े। कई बार देखिए, अभी तो ऐसा है कि भंडारों में आसानी से पांडुलिपियां दे देते हैं। कुछ भंडार अभी भी ऐसे हैं कि पांडुलिपि दिखाते ही नहीं है और पांडुलिपि देते भी नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको कुछ उपाय करने होते हैं, किसी विद्वान से वहां फोन कराना, अथवा कोई अपना अप्रोच लगा करके उस ग्रंथ को प्राप्त करना, या फिर जो है आप वहां 10 दिन गए, आपने वहां जा करके जो है उस भंडार का कुछ काम किया, उसके कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स का लिस्टिंग किया, और उन लोगों को विश्वास में लिया, और फिर उन्होंने आपको प्रति दे दी। तो प्रति को प्राप्त करने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए, वो सब, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट आपको बाई मेल मिल जाएंगे, कुछ तो वहां जा करके रह करके कुछ काम करके, या जो है जिस किसी भी कारण से प्राप्त हुई हुई वो उपायों का उल्लेख करना है। और ग्रंथ रचना का इतिहास, ग्रंथ रचना का इतिहास, वो कोलोफोन में ग्रंथकार ने जो इतिहास लिखा है, या फिर उस ग्रंथ के रचना के संबंध में और भी कहीं से कोई इतिहास मिलता है, तो उसका आप उल्लेख कर सकते हैं कि इस ग्रंथ के विषय में ऐसा ऐसा जानकारियां, ऐतिहासिक जानकारियां मिलती है। ठीक है। तो वो इतिहास, ग्रंथ रचना का इतिहास वहां किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, जैसा मिलेगा वैसा आपको लिख देना है। ओके। जी सर। फिर है प्रतिलिपिकार की प्रणाली। कभी प्राप्त ग्रंथ के, कभी जो है प्राप्त ग्रंथ के प्रतिलिपिकर्ता के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर भी संकेत बनाए जा सकते हैं। जो प्रतिलिपिकार है, ऐसा भी संकेत बना सकते हैं आप। बार बार अगर यदि उस विद्वान का नाम उल्लेख करने की स्थिति आ रही है, तो उस नाम को भी आप संक्षेप में दर्शा सकते हैं। जैसे बीसल देवदास के एक प्रति के लिपिकर्ता पंडित सिंहा है, तो सिंहा के नाम के प्रथम अक्षर जो है, पंडित में जो पंडित सिंहा में प है, प को लेकर संकेत बनाया गया है। तो कई बार वो प्रतों में भी वो यदि कोई पॉपुलर नाम है तो उसको जो है संकेत में आधा अक्षर, आधा, कहीं एक जगह पूरा नाम लिख दिया, बाद में जो है जब भी उल्लेख आएगा उसका पहला अक्षर या 2 अक्षर लिख के उसके पीछे एक जीरो लगा देंगे। जैसे हमने एक शिलालेख देखा था, वो चरण पादुका, उसमें दोषी, दो के पीछे जीरो लगा दिया था, तो हम उसको दोषी पढ़ रहे थे। तो विद्वान के नाम के पीछे भी शॉर्ट में और एक शून्य जैसा लगा करके लिखा हुआ मिल सकता है। स्थान संकेत प्रणाली, ग्रंथ की पुष्पिका में यदि रचना के स्थान का नाम हो, ग्रंथ में वो रचना कहाँ की गई है, तो उस स्थान के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर भी संकेत बनाया जा सकता है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो की जो है, उसकी मोहनपुरे वाली प्रति का संकेत, मोहनपुरे में एक प्रति मिली, तो खाली मोहनपुर का जो है मो कर दिया। पृथ्वीराज रासो की मोहनपुर वाली प्रति से हमने ये सूचनाएं ली है, तो मोहनपुर को भी मो लिख करके जीरो कर दिया, शॉर्ट हो गया। पाठ साम्य समूह प्रणाली, तो पाठ के साम्य समूह प्रणाली, साम्य जो समान पाठ है उनका समूह कैसे बने,
उसकी प्रणाली। तो ग्रंथ संग्रह करने के बाद समस्त पाठ पांडुलिपियों का वर्गीकरण, जो जितनी भी प्राप्त पांडुलिपियां हैं उसका वर्गीकरण पाठ साम्य के आधार पर किया जा सकता है। यदि उसमें रचना सम्मत वगैरह नहीं लिखा है या लिखा भी है तो उनका वंश वृक्ष जो है पाठ साम्य के आधार पर भी किया जा सकता है कि एक कौन कौन सी प्रत में अगर पाठ वेद समान पाठ वेद मिल रहे हैं या समान पाठ मिल रहे हैं या समान गलतियां कुछ मिल रही हैं, तो उस पाठों के आधार पर भी साम्य उस पाठों समान पाठों के आधार पर भी उनको जो है ग्रुप किया जा सकता है कि ये इस ग्रुप की हैं क्योंकि उनमें एक समानता मिल रही है, दूसरे ग्रुप की हैं उनके पाठ दूसरी तरह के मिल रहे हैं। इस प्रकार मान लें कि 3 ग्रंथ समूह बने, जैसे कि कोई आपके पास 3 ग्रंथों का समूह बन गया, 8-10 प्रति थी, उनमें से 2 प्रतियां एक समूह की मिल रही थी, 3 प्रतियां एक समूह की मिल रही थी, 5 प्रतियां एक समूह की। तो 5, 3, 8 जो 10 प्रतियां थी उनको 3 समूह में आपने बांट दिया। उनमें प्रथम में 4, तो उस प्रथम समूह में 4, द्वितीय में 3 तथा तृतीय में 5 ग्रंथ हैं। तो टोटल ग्रंथ हो गए आपके 4, 3, 7, 5, 12। 12 समूह को 12 ग्रंथों को 3 समूहों में 3 जो है ग्रुप को 3 वंशों में बांट दिया। 3 वंश की प्रतियां हैं, उनके नाम को फिर आप प्रथम समूह की प्रति, द्वितीय समूह की प्रति, तृतीय समूह, प्रथम प्रति समूह की प्रति में ऐसा पाठ है, द्वितीय समूह की प्रति में ऐसा पाठ है, तृतीय समूह की प्रतियों में ऐसा पाठ है, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यदि प्रथम समूह की तीसरी प्रति का संदर्भ देना है तो संकेत बनेगा प्र3। इसी प्रकार द्वितीय का देना है तो जो है प्र2। उसी प्रकार तृतीय पांडुलिपि का उल्लेख करना है तो प्र3 संकेत बनेगा। जो है प्रथम समूह की जो है प्र3, द्वितीय की द्वि3 और तृतीय की 3 3 अथवा तृतीय की 4 3 तृतीय समूह की चौथी प्रति। तो समूह वाइज भी आप प्रतों को बांट सकते हैं। फिर पत्र संख्या प्रणाली, पांडुलिपियों में पेज नंबर लिखने की परंपरा। यदि खुले पत्रों में कोई ग्रंथ मिलता है तो पत्रों की संख्या के आधार पर संकेत बना सकते हैं। खुले हुए पत्ते हैं तो संख्या के आधार पर भी, जैसे किसी प्रति में 7 पृष्ठ है तो उसका संकेत जो है 7 बनाया जा सकता है कि 7 पेज वाली प्रति। लेकिन पत्रों आदि के आधार पर जो है संकेत बनाना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है। आप जो है उस ग्रंथ की के प्राप्ति स्थान या उस भंडार के नाम से बनाइए, वो सबसे अच्छा है। या उस शहर से के नाम से, किस शहर का कौन भंडार है, तो उससे क्या होगा कि उस भंडार का नाम भी जो है प्रिंटिंग में आएगा। तो 4 लोगों के पास यदि वो प्रति जाएगी तो 4 जगह उस भंडार का भी प्रचार कर सकते। तो ऐसे जो है नाम बनाना चाहिए। उससे क्या होगा कि जो ग्रंथ भंडार वाले हैं उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि देखो हमने इसको मैन्युस्क्रिप्ट दिया तो इसके माध्यम से ये हमारा प्रचार प्रसार, हमारा भंडार का प्रचार करें। पुनरुद्धार प्रणाली, किसी मैन्युस्क्रिप्ट का पुनरुद्धार करना है तो जब एक ही ग्रंथ की 2 अधूरी प्रतियां उपलब्ध हो तो दोनों को मिलाकर एक प्रति तैयार कर ली जाती है। तो ये पुनरुद्धार हो गया। एक प्रत की एक कोई ग्रंथ था जो 100 पेज का था, उसकी 80 पेज की एक कॉपी मिली और जो है 20 पेज की एक कॉपी मिली, तो उन दोनों को मिला करके पूरा 100 पेज का ग्रंथ जो है एकत्रित कर दिया गया। तो ये पुनरुद्धार हो गया। तो एकत्रित कैसे होगा? प्रत्यय तो दोनों अलग अलग भंडार की है, तो ना तो वो जिसके पास 20 है वो 80 वाले को देगा, ना जिसके पास 80 है वो 20 वाले को देगा। जिसके पास जितना है वो उसका मालिक है, अपना रख के रखेगा। लेकिन आप दोनों से लेकर के अपने संपादन में दोनों के पाठों को एक संकलन कर दीजिए तो उस ग्रंथ का पुनरुद्धार हो जाएगा, वो पूरा ग्रंथ वाचकों को मिल जाएगा। इस प्रकार पुनरुद्धार प्राप्त प्रति का संकेत
अगर पुनरुद्धार कर रहे हैं तो प्रूव कर सकते हैं। और इस प्रणाली के अतिरिक्त कभी कभी मूल पुस्तिका के नष्ट हो जाने पर ग्रंथ स्वयं किसी अन्य ग्रंथ की पुस्तिका उसमें जोड़ देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, ग्रंथ की अंतिम पेज की जो है मूल पुस्तिका नष्ट हो गई, किसी लिपिकार ने लिखा नहीं या लिखना रह गया, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है कि बाद में कोई व्यक्ति जो है अपनी पुस्तिका उसमें डाल देता है, अपने गुरु शिष्य परंपरा का नाम उल्लेख कर देगा, अपने गांव स्थान या अपने वंश का नाम उल्लेख कर देगा। तो उस प्रति का संकेत उस ग्रंथ स्वामी के नाम से बनाया जा सकता है। उस ग्रंथ का स्वामी कौन है उसके आधार पर बनाया जा सकता है। मूल पाठ प्रतियां, तो प्राप्त ग्रंथों के संकेत चिन्ह निर्धारित करने के बाद उनके एक एक छंद को अलग अलग कागज पर लिख लेना चाहिए। देखिए इन्होंने मूल पाठ की प्रतियों का कहा कि प्राप्त ग्रंथों के संकेत चिन्ह, जो जो मैन्युस्क्रिप्ट हुई उनको संकेत शॉर्ट नाम दे दिया। उसके बाद एक एक छंद को अलग अलग कागज पर लिख लेना चाहिए। एक एक छंद मतलब एक एक श्लोक एक एक कागज पर लिख लीजिए। प्रत्येक छंद की प्रत्येक पंक्ति के क्रमांक भी दे देने चाहिए। हर एक पंक्ति का नंबर दे दीजिए। जैसे कि दो पंक्ति का अथवा चार पंक्ति का कोई श्लोक है तो श्लोक की प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद, अथवा पंक्ति वन, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, चार। साथ ही छंद का क्रमांक भी दे दें। जैसे कहा कि 101 पंडियौ पहुतौ सात मई मास, देव कह थान करी अरदास, तपीय सन्यासी तप करह। तो पहले लाइन को एक नंबर दे दिया, दूसरे लाइन को दो नंबर, तीसरी लाइन को तीन नंबर। तो इस प्रकार से आप उन पंक्तियों को भी नंबर दे सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट की। तो वहां आपको किस पंक्ति में कौन सा पाठ वेद है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। मूल ग्रंथ को देखते समय उस व्यक्ति को वो पेज नंबर भी दिखाई पड़ जाएगा। पेज नंबर मतलब पंक्ति संख्या भी उसको मिल जाएगा, उसी पंक्ति में जाकर के वो उस पाठ को ढूंढ सकता है। आपको भी जो है पंक्ति नंबर देने से जो लिप्यंतर किया है, कहीं उसको पांडुलिपि के साथ मिलान करना है तो डायरेक्ट उस पेज नंबर की उतने नंबर की पंक्ति में जाइए, वहां आपको वो पाठ लिप्यंतर किया हुआ पाठ आपको मिल जाएगा। लिप्यंतर करते समय हमें पेज नंबर पंक्ति नंबर दे देना चाहिए, उससे हमें सुविधा रहती है पाठों को मिलाने में। उसके बाद मूल पाठ तुलना, मूल पाठ है उसकी तुलना कैसे करें कि कौन मूल पाठ रहा होगा। तो मूल पाठ की प्रतियां तैयार होने पर प्रत्येक छंद की सभी प्रतियों के रूपों की तुलना करनी चाहिए। जैसे कि संतुलन पत्रिका आपने बना ली क्वेश्चन से, उसमें से पाठ भेद निकाल लिए, फिर आपको जो पाठ अच्छा लग रहा है उसको मूल पाठ आप मान लिया, तो दूसरे पाठों का उसके साथ तुलना करें। दूसरे पाठ क्यों मूल पाठ नहीं है, किस कारण से उनको आपने साइड किया है, उस चीजों को भी आप फुटनोट में दर्शा देना चाहिए कि इस पाठ से संबंधित इन प्रतियों में ऐसा ऐसा पाठ मिला, लेकिन हमको ये पाठ इस कारण से शुद्ध लगा और इसको हम मूल प्रति का पाठ मान करके मूल टेक्स्ट में स्थान दे रहे हैं। यह देखना चाहिए सर कि सर जो हमने सारी पंक्तियां लिख के उसको नंबर दिया है उसका हम यूज कैसे करेंगे? देखिए मतलब उस किस लिए यूज हो? जैसे एक रजिस्टर में आप जो है लिप्यंतर कर रहे हैं, है ना, तो वहां पे जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक आपकी मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे ये है
ठीक है, ये एक पंक्ति है, यहाँ आगे यहाँ से पाठ ले, ये हंसी होगी, इधर हंसी होगी, फिर आप ये लिखा हो गया, चल रहा है, पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है, चल रहा है, पाठ चल रहा है, पाठ चल रहा है। तो टोटल पंक्तियां हो गई ये 2 3 4 5 6। ओके, और पेज नंबर इसमें है ये का ये पार्ट है, पेज नंबर एक। तो आप जब अपने रजिस्टर पे लिप्यंतर करेंगे तो आप क्या करेंगे, जैसे ये आपका रजिस्टर, ओके, अब रजिस्टर में आप लिप्यंतर कर रहे हैं, यहाँ पे जो रजिस्टर का जो आपका वार्षिक हिस्सा है उसमें आप एक नंबर यहाँ डाल दीजिए। तो एक नंबर पंक्ति का पाठ जैसे हमने लिप्यंतर करते समय जो भी पाठ है ये लिखा, और वो एक ही पंक्ति में तो होगा नहीं, हो सकता है दूसरी पंक्ति में या फिर तीसरी पंक्ति में आधे तक चला। ओके, तो या तो आप एक पंक्ति को यही, फिर इसको यही छोड़ करके दूसरी पंक्ति को यहाँ से लिखें, लेकिन वो ठीक नहीं क्योंकि आपका कागज वेस्ट होगा। 2 नंबर पंक्ति अब जैसे यहाँ बीच में से शुरू हो रही है यहाँ से, तो यहाँ दोनों पर डाल दीजिए। ओके, फिर आपका पाठ चला, फिर 3 नंबर पंक्ति यहाँ से शुरू हो रही है, 3 नंबर, और फिर पाठ चला, फिर ये पाठ चल रहा था, बीच में से 4 नंबर पंक्ति शुरू हुई, यहाँ 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे पंक्ति आपने लिख ली। अब होगा क्या कि 3 नंबर पंक्ति में यहाँ जब आप लिख रहे थे, लिप्यंतर कर रहे थे, यहाँ पर कोई पाठ आपको पढ़ने में नहीं है। ओके, वहां आपने इतना खाली जगह छोड़ दिया, फिर आप अपना दूसरे पेज पे चले गए, तीसरे पेज पे, 10वें पेज पे चले गए। उसके बाद फिर आपको जो है कभी दोबारा से उस पाठ को ठीक करना है, जहां जहां छूट गया है, ऐसे हम जो जहां जहां जिस पंक्ति में छूटा उसको खाली जगह छोड़ते चले गए, फिर बाद में उस खाली जगह को भरना भी है। तो फिर से आपको इस 3 नंबर की पंक्ति में ये खाली जगह है, तो आपको अब इस पाठ को किसी विद्वान को दिखा करके पूछना है कि साहब ये क्या पाठ हो सकता है, मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा। तो वो कहेगा कि जो है अच्छा बताइए कहाँ है पांडुलिपि में, तो पांडुलिपि में फिर आप इस पाठ को ढूंढते रहिए। तो अगर यहाँ 3 नंबर लिखा होगा तो डायरेक्ट पाठ 3 नंबर में जाइए, फिर यहाँ जो पाठ था आपको नहीं पढ़ने में आ रहा था उसको उसके नीचे पेंसिल से अंडरलाइन कर दीजिए, नीचे कीजिएगा अंडरलाइन, के अक्षर को टच ना करें, उस अक्षर को ऐसा राउंड गोला मत करना, उसके नीचे थोड़ा सा एक संकेत अंडरलाइन कर देंगे। डायरेक्ट 3 नंबर के आपके लाइन जो लिप्यंतर किया हुआ रजिस्टर था जिसमें देवनागरी में आपने लिप्यंतर किया, वो अक्षर को डायरेक्ट देवनागरी 3 नंबर लाइन पे जाकर के यहाँ अंडरलाइन किया हुआ था, ये देख दिया आपने, देख लिया, विद्वान को दिखाया कि देखिए ये पाठ है, मुझे समझ में नहीं है। वो विद्वान ने बता दिया कि ये तो काव्य है, काव्य है। अब यहाँ इस लोग काव्य को लिख लेंगे, काव्य आपका हो गया काम। इसलिए पंक्ति संख्या लिखने से जो है मैन्युस्क्रिप्ट में ढूंढने में सुविधा रहता है। ओके, सर हंसी क्लियर हो गया ना? हंसी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर। हाँ, ओके। सर हम्म, बोलिए। हाँ सर, क्लियर अच्छा, ओके ओके क्लियर हो गया। ओके। तो इस प्रकार से जो है पंक्तियों को नंबर भी देने की परंपरा होती है, और मेरे हिसाब से लिप्यंतर करते समय हमें हमारे जिस रजिस्टर में हम लिख रहे हैं उस रजिस्टर में पंक्ति संख्या देना चाहिए। वो आगे चल के आपको जो है पाठ मिलान मैन्युस्क्रिप्ट के साथ पाठ मिलाने में बड़ी सुविधा हो जाएगी। हमारे कई विद्यार्थी हैं और जो कई बार पाठ लेकर के आते हैं कि साहब ये पाठ मुझे पढ़ने में नहीं आया, लिप्यंतर में से दिखाते हैं,
मैं उनको कहता हूँ कि अच्छा पांडुलिपि में इस पाठ को दिखाओ। अब उन्होंने अगर पंक्ति संख्या नहीं दी है तो उस पाठ को ढूंढने में समय लग जाता है। और यदि पेज नंबर और पंक्ति संख्या दे दी, जैसे ही आपका जैसे, और ये भी है इस रजिस्टर में, जैसे आपका जैसे ये इतना बड़ा रजिस्टर है, ठीक है, पेज अब यहाँ पे ये एक पांडुलिपि खत्म हो गई, तो जैसे वन वन नंबर का ए पार्ट, ठीक है, तो पेज नंबर एक का ए पार्ट 1A कर दीजिए। अब पेज नंबर एक का बी पार्ट ए से शुरू हो रहा है, तो यह 1B कर दीजिए। तो 1B का फिर पंक्ति 1, पंक्ति 2, पंक्ति 3 और एक पार्ट हम समझ गए। तो आपको वो पेज नंबर भी जो है लिखने से आपको डायरेक्ट उसी पेज में पहुंच जाएंगे, आपका पाठ मिलान करने में सुविधा होगी। तो यह देखना चाहिए कि अब है मूल पाठ की प्रतियां तैयार होने पर प्रत्येक छंद की सभी प्रतियों के रूपों की तुलना करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि प्रत्येक छंद समान चरणों के हैं या असमान चरणों के हैं, प्रत्येक चरण में समान शब्द है या भिन्न शब्द है। छंद के आधार पर कोई ग्रंथ पद्य में है तो आपको उसके छंदों को देखना है। छंद में कोई अक्षर मात्रा कम तो नहीं है, कोई ज्यादा तो नहीं है। यदि कमती और ज्यादा है तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पाठ में किसी पाठ में गड़बड़ है, तो उस जो है विसंगति को दूर करना होता है, ढूंढना होता है। भिन्न भिन्न प्रत्येक चरण की वर्तनी संबंधी समानता या असमानता, इस तरह चरण चरण मतलब एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, पाठ प्रति चरण प्रति शब्द तुलना करने के उपरांत प्रत्येक शब्द के पाठों के अंतर की सूची बनानी चाहिए। किस प्रति में क्या क्या पाठांतर थे इसकी सूची बना लें। इसी प्रकार प्रत्येक आगम और लोक की सूची बना लेनी चाहिए। आगम मतलब कोई एक्स्ट्रा पाठ जो आकर के जुड़ा है, लोक अर्थात कोई पतित पाठ जो छूट गया है। पिंगल शास्त्र की दृष्टि से भी प्रत्येक चरण की संगति देखनी चाहिए। तो पिंगल शास्त्र की दृष्टि से मतलब पिंगल शास्त्र छंद शास्त्र और जो है छंद का शास्त्र है, तो उसकी दृष्टि से भी हमें छंदों का देख मिलान करके पाठों को देखना चाहिए। फिर है तुलना के आधार। उपर्युक्त तुलना के आधारों पर मूल पाठ की 3 संबंधों की दृष्टि से तुलना की जानी चाहिए। तो 3 संबंध क्या, मूल पाठ की जो तुलना करेंगे वो 3 संबंधों से की दृष्टि से करनी चाहिए। तो वो 3 संबंध हैं। प्रतिलिपि संबंध, प्रतिलिपि का संबंध देखना है। एक ही लैया ने 2 कॉपियां बनाई हैं, या जो प्रतिलिपि हुई है कौन किस ग्रंथ पे से, किस कॉपी पे से दूसरी कॉपी प्रतिलिपि हुई है उसका संबंध। प्रक्षेप संबंध, उसमें कुछ पाठ प्रक्षेपित हैं, कुछ पाठ अगर अलग से जुड़े हुए पाठ हैं तो उनका संबंध। पाठांतर संबंध, पाठांतरों का संबंध भी देखना है कि वो पाठांतर किस किस प्रतियों में एक समान पाठांतर आ रहे हैं। इन 3 प्रकार के संबंधों की दृष्टि से वंश वृक्ष तैयार करना चाहिए। तो वंश वृक्ष आप जो है पांडुलिपियों का भी बना सकते हैं और क्या होता है पाठों का भी वंश वृक्ष बना सकते हैं। हाँ जी बोलिए। सर? प्रक्षेप हाँ, प्रक्षेप पाठ, प्रक्षेप मतलब कि वो प्रक्षेपित पाठ किसी ने अलग से उसमें जोड़ दिया। ओके हाँ, पहले नहीं था लेकिन बाद में किसी ने उसमें पाठ एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ पाठ, अधिक पाठ। सर ये जो प्रतिलिपि संबंध, जो प्रतिलिपि संबंध जी सर, जी उसको जी थोड़ा जी, प्रतिलिपि संबंध, हाँ जी। प्रतिलिपि संबंध में ऐसा है कि कौन प्रत किस प्रत पे से प्रतिलिपि की गई है, कॉपी की गई है, उसको हम
देखिए इसमें दो जो है पांडुलिपि की परंपरा में दो तरह से उल्लेख करते, दो भाषाओं शब्दों का उल्लेख करते हैं हम। एक प्रतिलिपि, एक लिप्यंतर। लिप्यंतर का मतलब है कि लिपि का अंतर। जैसे कोई जैन नागरी में पांडुलिपि थी, उसको हमने अभी वर्तमान की देवनागरी में लिपि को परिवर्तित करके लिप्यंतर करके जो है उसका संपादन किया, वो तो लिप्यंतर होगा। प्रतिलिपि का मतलब है जैसी एक कॉपी थी पहले की, वैसी ही देख करके उसी लिपि में दूसरी कॉपी बनाई, जैसे शब्द लिखे थे उन्हीं शब्दों को जो है वैसा ही उस कॉपी, यानी कि जेरोक्स, फोटोस्टेट, वो है प्रतिलिपि। अब उस प्रतिलिपि का भी संबंध होता है कि कौन मैन्युस्क्रिप्ट किस मैन्युस्क्रिप्ट पे से प्रतिलिपि की गई है। तो जो अब उसके संबंध को देखना है, वो संबंध पाठ वेदों के आधार पर समान पाठ वेद है अगर दो प्रतियों में, तो पता चल जाएगा कि ये किस पे से प्रतिलिपि हुई है। रचना संबंध देख लेना है, एक जो है 1680 की है, एक 1690 की है। तो 1680 वाली पे से 1690 की कॉपी प्रतिलिपि की गई है। तो 1680 की प्रतिलिपि की पांडुलिपि में जो जो पाठ वेद थे वो 1680 90 वाली में भी आ रहे हैं। तो वो उनका संबंध हो गया कि ये प्रति इसकी इससे कॉपी की गई, माता और पुत्री का संबंध। ओके, स्पष्ट हुआ सर जी? ओके सर। जी। हाँ 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 समझ हाँ सर। तो इस प्रकार से वंश वृक्ष बनाया जा सकता है पाठ वेदों का भी और पांडुलिपियों का भी। सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ वाली प्रति निर्धारित कर लेने पर अब, और उसमें से जो है सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ किस प्रति के हैं उसका निर्धारण कर लेना है। उसके पाठ को आधार मान सकते हैं कि भाई इस प्रति के पाठ ज्यादा शुद्ध है, ज्यादा प्रामाणिक है, तो उसको हम जो है आदर्श प्रति बना लेंगे, ये प्रामाणिक प्रति है। उसके पाठों को हमें अधिक वरीयता देनी है, मूल टेक्स्ट में उसी के पाठों को रखना है। और कहीं कहीं उसी के भी पाठों में यदि कहीं कोई गलती है, तो दूसरी प्रति का यदि कोई पाठ शुद्ध है, तो दूसरी प्रति के उस पाठ को वहां मूल में रख देना है। और मूल प्रति का और जो आदर्श प्रति का पाठ जो शुद्ध नहीं है उसको फुटनोट में डाल देना है। और हमें उस पर टिप्पणी लिख देनी है कि ये आदर्श प्रति के पाठ में ऐसी अशुद्धि लगी, इसलिए हमने पांडुलिपि 1 या पांडुलिपि 3 या कोबा भंडार की पांडुलिपि या इस भंडार की पांडुलिपि के पाठ को यहाँ मूल में स्थान दिया है, वो हम टिप्पणी लिख देंगे इसमें। क्योंकि प्रामाणिक पाठ के लिए विविध पाठांतरों की, तो उन्होंने कहा कि सर्वाधिक प्रामाणिक पाठ वाली प्रति निर्धारित कर लेने पर उसके पाठ को आधार मान सकते हैं, किंतु प्रामाणिक पाठ नहीं। उसका पाठ को आधार मानेंगे, लेकिन सभी पाठ प्रामाणिक नहीं, क्योंकि हो सकता है उसमें भी कई गलतियां हो, उससे वो भी किसी और प्रति से कॉपी की गई है। क्योंकि प्रामाणिक पाठ के लिए विविध पाठांतरों की तुलना अपेक्षित है। जितने पाठांतर हैं उनकी अच्छे से तुलना करें, छंद की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से, सब दृष्टि से जो है यदि पाठ वो जो शुद्ध होगा तब प्रामाणिक पाठ होगा। तुलना द्वारा सर शब्द एक है जी। ये जो अपन जितने भी अंतर शब्द में, व्याकरण में, अर्थ में, तो इन सब के ना अलग अलग एक कॉपी बनाए हैं क्या? आ, आ, जैसे एक 3-4 जी पांडु है, जी जी। उनमें जो अंतर है, तो हम्म एक एक जैसे एक फर्स्ट पांडुलिपि ली, उसमें हम्म व्याकरण की दृष्टि से, शब्द की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, और मतलब जो भी चेंज आया है, तो सबका एक मतलब एक पेज का मतलब व्याकरण का पूरा एक अलग एक डायरी डालें, और जो है तो उसमें अर्थ ऐसा, चेंज आया उसका अलग डालें, अक्षर चेंज आया। जी हाँ जी जी, जो साहब जी जितने पाठों में चेंज है, मात्रा का चेंज, आपने पाठांतर निकाल लिए कॉलेशन सीट बना करके, जो है पाठांतर पाठ भेद जो है अलग अलग प्रतियों में कोई पाठ अलग अलग तरह का मिल रहा है,
उन पाठों को आपने निकाल लिया। अब उनमें से मूल पाठ का चयन करना है कि मूल पाठ क्या रहा होगा। तो सिर्फ उस मूल पाठ की तुलना करते समय आप उसको जो है व्याकरण की दृष्टि से देखिए, छंद की दृष्टि से देखिए, अर्थ की दृष्टि से देखिए, और उसमें जो है भाषा की दृष्टि से, ये सारी दृष्टियों से देख करके उसमें से आपको मूल पाठ का निर्धारण करना होगा। तो वहां पे आपको जैसे सुनार जो है सोने को जब जो है परीक्षा करके लेगा कि ऐसा भगवान बुद्ध ने भी कहा कि तापात छेदात निक्साच और सुवर्ण में पंडितई परीक्ष विच्छवो ग्राह्य मदवचो ना तो गौरवा, कि हाँ जैसे एक सुनार सोने को भट्टी में तपा करके उसको जो है आरस पर घिस करके और काट करके ठोक करके उसकी परीक्षा करता है शुद्ध है या अशुद्ध है, यानी कि असली है या नकली। उसी प्रकार से आप मेरे वचनों को भी उस जो है उसी प्रकार से उसका परीक्षा कीजिए। तो कैसे परीक्षा? उसको अर्थ की दृष्टि से, उसके भावार्थ की दृष्टि से, उसके महत्व की दृष्टि से, आपके लिए उपयोगी है या नहीं है, उस दृष्टि सभी दृष्टि से परीक्षा करने के बाद यह लगे कि आपको कि नहीं नहीं ये बात सही है, तो उसको ग्रहण कीजिए। यदि लगता है सही नहीं है तो मत ग्रहण कीजिए। ऐसे ही आपको मूल पाठ को जो है ढूंढना है। वो तो आपको जो है कहीं संदेह हो गया है कि 10 पांडुलिपियों या 8 पांडुलिपियां मिली, उसमें एक शब्द जो है 6 तरह का 5 तरह का अलग अलग शब्द मिल रहा है। जैसे कि शब्द है कोई जो है आ, आ, जैसे कि काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश शब्द था। ओके, तो ये शब्द एक प्रति में तो काव्य प्रकाश भी है, दूसरी में मिल जाती है काव्य प्रकाश, तीसरी में मिल जाती है महाकाव्य प्रकाश। मिल गई, ठीक है। चौथी में मिल गई महा, ओके। पांचवी जो है काव्य प्रकाश, काव्य प्रकाश। छठी में मिल गई काव्य प्रकाश। अब देखिए यहाँ ये तो हमको शब्दों से पता चल गया कि ये पांचवी छठी तो एक परंपरा की, एक वंश की लग रही है, ठीक है। और ये काम व प्रकाश, अच्छा ये काम प्रकाश जो है महाकवि प्रकाश और महाकाव्य प्रकाश, ये दोनों एक परंपरा की लग रही है। और एक काव्य प्रकाश और एक कवि प्रकाश, ये दोनों जो है यहाँ काव्य है यहाँ कवि। अब आपको निर्धारित करना है कि मूल कर्ता ने काव्य प्रकाश लिखा है या कवि प्रकाश लिखा है, पाठ क्या होना चाहिए। तो उसको आप यदि छंद का ग्रंथ है तो आपको जो है छंद बैठाना, छंद करके देखिए कि साहब काव्य प्रकाश रखने से क्या छंद बैठता है आपका, छंद में कोई मात्रा या अक्षर अधिक या कम नीचे का तो नहीं होता, क्या कवि प्रकाश करने से आपका छंद सही बैठता है। अर्थ की दृष्टि से देखिए काव्य प्रकाश शब्द करने से आपके पूरे शब्द छंद का, पूरे श्लोक का अर्थ ठीक बैठ रहा है, या कवि प्रकाश रखने से उसका पाठ सही बैठ रहा है। प्रकाश जो है काम शास्त्र का ग्रंथ है तो वहां हो सकता है कि काम प्रकाश हो लिख गया हो, कवि प्रकाश या काव्य प्रकाश। तो उस शास्त्र के विषय की दृष्टि से, उस शास्त्र उस समय चल रहे प्रसंग की दृष्टि से क्या प्रसंग चल रहा है, कोई जो है किसी कवियों का कवि
कवित्व से संबंधित चल रहा है तो कवि हो सकता है, या कोई काव्य, कुछ काव्यों की बात चर्चा चल रही है तो काव्य प्रकाश शब्द होगा। तो आपको वो सर अनुपूर्वी आवाज कट रही है सर। जी सर आवाज कट आपकी रही है। आवाज कट रही है थोड़ी। हाँ एक मिनट जी, अभी अभी शायद ये आवाज, हरिओम, हाँ हाँ, अभी मेरी अभी सुनाई मेरी दे आवाज रही है। जी। हाँ अभी सुनाई दे रही है। तो आपको देखना है कि हाँ अभी वो सुनाई दे रही है। जी जो है, जैसे मैंने 4-5 पांडुलिपियों के ये पाठों के नाम लिख करके बताया आपको, यहाँ तक सुनाई दिया था सर जी? ये मैंने कुछ एक पाठ भेद लिख करके बताया, काव्य प्रकाश, कवि प्रकाश, महाकाव्य हाँ सर। प्रकाश जी। तो उनमें से इन हाँ पाठों के आधार पर हमें वंश भी पता चल गया, कौन प्रति किस वंश की है, कहाँ से उसका संबंध किसके साथ है, पाठ के आधार पर। अब उनमें से हमको पाठ क्या है, कवि प्रकाश है या काव्य प्रकाश है या कवि है या काम प्रकाश है, तो हमें देखना है कि वो ग्रंथ किस विषय का है। हो सकता है यदि काम शास्त्र है तो हो सकता है कि काम शब्द वहां हुआ हो, प्रयुक्त हुआ हो, या फिर किसी कवि की चर्चा चल रही है तो महाकवि हो सकता है, या फिर किसी काव्य की चर्चा चल रही है तो काव्य प्रकाश, काव्य शब्द हो सकता है। अब देखना है कि वो यदि वो पाठ, वो जो है ग्रंथ पद्यात्मक शैली में है, तो इन शब्द किस शब्द को रखने से आपका छंद जो है बैठता है, छंद भंग नहीं होना चाहिए। वहां से जो जिस शब्द को रखने से आपका छंद बैठ रहा हो, उस पूरे श्लोक का अर्थ ठीक से बैठ रहा हो, उसका भावार्थ निकल रहा हो ठीक से, वो प्रसंग के साथ फिट हो रहा हो, और अनुपूर्वी अनानुपूर्वी अर्थात उससे आगे का क्या प्रसंग चल रहा है, उस श्लोक के बाद का क्या प्रसंग चल रहा है, क्योंकि उसमें जो पाठ होंगे वो तो कनेक्टेड होंगे, आगे के पाठ से पीछे के पाठ से प्रसंग से कनेक्टेड होगा। ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अलग से कोई हम्म। आकर के प्रक्षेप्त कोई अलग ही श्लोक आ गए, प्रसंग ही नहीं है, उस प्रसंग से भिन्न श्लोक आ गया, तो वो फिर प्रक्षिप्त पाठ है, किसी ने अलग से घुसा दिया, उसमें प्रक्षेपण कर दिया। ऐसे नाटकों हाँ में होता है, अभिज्ञान ओके सर। शाकुंतलम वगैरह, ठीक है अभिज्ञान सर। शाकुन अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह में वो क्योंकि नाटक होते थे, उसका हाँ। मंचन होता था, तो वो नाटककार हैं, हम्म। वो उस नाटक को अधिक हम्म रोचक बनाने के लिए, जनता को ज्यादा जो है हम्म अच्छा लगे, मनोरंजक हो, तालियां अधिक हम्म लोग बजाएं, तो उसके लिए वो कुछ ऐसे प्रसंग डाल देते हम्म हैं, बाद में वही पाठ बन गए। हम्म। तो कालिदास ने वो श्लोक नहीं बनाया, लेकिन हाँ। दूसरे ने बना करके डाल दिए। हम्म। तो उन्हीं को हमें ढूंढना है कि मूल ओके सर। कालिदास ने ओके क्या सर। लिखा, कालिदास ने क्या लिखा होगा, बाद में उसमें दूसरे लोगों ने क्या क्या जोड़ा होगा, हम्म। जो जोड़ा है उसको अलग करना है। ठीक है सर जी? ओके सर। जी थैंक यू सर। जी जी, थैंक यू। तो इस प्रकार से पाठांतरों की तुलना करना है, तुलना द्वारा शब्द और चरण के रूप को निर्धारित करना होगा। किस प्रकार पूर्णतः प्रामाणिक पाठ बनाने के लिए समस्त बाह्य एवं अंतरंग संभावनाओं के साक्ष्य से ही पाठ निर्णय करना चाहिए, और बाह्य एवं आंतरिक अंतरंग संभावनाएं, बाहर बाह्य बाह्य संभावनाएं मतलब बाहर के जो अन्य ग्रंथ हैं, अन्य जो उल्लेख मिलते हैं, या जो विद्वान हैं उनके साथ चर्चा करके उस पाठ को ठीक करना चाहिए। आंतरिक संभावनाएं, ग्रंथ के अंदर में जो पाठ चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है, या फिर उससे आगे या उससे पहले या बाद में किसी प्रसंग में ग्रंथकार ने कहीं उससे संबंधित कोई प्रसंग का उल्लेख किया है क्या, कोई शब्द ऐसा प्रयोग किया। हमें ग्रंथ का संपादन करते समय, लिप्यंतर करते समय वो ग्रंथकार की शैली और लेखक की शैली दोनों पता चल जाती है। ग्रंथकार किस तरह की, कैसी उत्कृष्ट व्याकरण का प्रयोग कर रहा है, साहित्यिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, अथवा दार्शनिक भाषा का प्रयोग कर रहा है, अथवा वो औषध शास्त्रीय भाषा का प्रयोग कर रहा है, तो उससे पता हम्म चल जाएगा वो किस
नहीं जो तुमको है तुमको ले जाना है क्या? किस तो विषय का तो जानकार तुम्हारा है। यूज ही नहीं, तो इस प्रकार से मुझसे हम कनेक्ट पाठों कर को, लेना, बोले तुम्हारा क्यों वेस्ट। इस प्रकार हाँ से हम पाठों को जो है खिड़की खुली है ना, जस्ट शुद्ध कर यही तो सकते है, वो यही तो बैठा है ऊपर, जी। इसलिए। हाँ, मैं बोली लेकिन शाम के लिए मेरे को चाहिए था, बाकी तो ये सब चाहिए था। हाँ सब न्यू आपका ले माइक, लेती हूँ इसमें से। माइक खुला है समरी जी। हाँ हाँ हाँ, ये मेरे को पूछ रहे हैं, एक जी। मिनट। ओह, हाँ तो इस ठीक है प्रकार, सर। जी, तो आज इतना रखते हैं। इस प्रकार से आप पाठों का तुलना कर सकते हैं और आपका समीक्षात्मक आवृत्ति ग्रंथ की तैयार करके आप प्रकाशित कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि शुद्ध पाठ जो मूल कर्ता ने पहले जो लिखा होगा उस वो जो है वाचकों तक पहुंचाया जा सकता है। ओके हंसी, फिर आज इतना रखते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक ओके, यू बहुत बहुत सर। धन्यवाद। थैंक यू सभी को, खूब खूब धन्यवाद।